नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी 33 श्रेणी परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण आपकी जीएसटी बुकलेट यानी सार संग्रह। इस बुकलेट का क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, वो कर रहे थे दोस्तों हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। अब तक की बात करें दोस्तों, अपनी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, 9 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इन 9 क्लासों के अंदर दोस्तों हमने राजस्थान के शैक्षणिक परिदृश्य और आरटीई एक्ट नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सूचना तकनीकी यानी आईसीटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और अपनी चल रही थी दोस्तों आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान। क्या चल रही थी, अपनी शैक्षणिक मनोविज्ञान चल रही थी। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों। और शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर बात करें दोस्तों, अपनी 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज अपनी ये कंप्लीट हो जाएगा। आज की बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर आपकी कौन से टॉपिक बाकी रह गए। दोस्तों आज हम बुद्धि लब्धि से शुरू करेंगे। अपना बुद्धि लब्धि वाला टॉपिक रह गया अपना। ठीक है, बुद्धि लब्धि हो गया। दूसरा टॉपिक दोस्तों आपका समायोजन पढ़ेंगे हम। समायोजन से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आता है आपका। इसके अलावा दोस्तों आपके बालक और बालक से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। और चौथा टॉपिक है दोस्तों आपकी अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, आने वाली कठिनाइयाँ। ये 4 टॉपिक आपके शेष रह गए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, जो आज कंप्लीट होने वाले दोस्तों। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सभी क्वेश्चन हम एक एक पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेके आए। जितने आपकी जीएसटी बुकलेट के अंदर लाइनें दी हुई है, पॉइंट दी हुई है, महत्वपूर्ण पॉइंट वही दिए जाते हैं आपकी जीएसटी बुकलेट के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना ज़्यादा हो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है। साथ साथ एमसीक्यू की बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू पीडीएफ और जीएसटी की पीडीएफ की बात करें तो आप काफ़ी दोस्त अभी भी पूछ रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, अपने टेलीग्राम के ऊपर कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई। कोई दोस्त ऐसा भी है जो एमसीक्यू पीडीएफ से माध्यम से पढ़ना चाहता है, वीडियो देखने का उसके पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ जो भी हम एमसीक्यू करते हैं टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ डाली जाती है। और टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट। पेपर एनालिसिस पॉइंट। तो चलिए दोस्तों ये बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपकी विशेष सूची दे रखी थी, जैसा कि मैंने वहाँ पर बता दिया आपको। इसके अंदर दोस्तों आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्लीट हो चुका है। और आज आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आपकी राजस्थान की सामान्य ज्ञान। राजस्थान की सामान्य ज्ञान में कल पहला टॉपिक करेंगे हम दोस्तों आपकी योजनाएं। और योजनाओं के अंदर दोस्तों एक ही क्लास होगी, अपनी लंबी क्लास होगी, जिसके अंदर हम करेंगे आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं। और इसके साथ साथ करेंगे हम दोस्तों आपकी फ्लेक्सिब योजनाएं। और फ्लेक्सिब योजनाओं का मैंने आपको पहले भी, जन कल्याणकारी योजनाओं को पहले भी मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाया है, वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू करवाए हैं। फ्लेक्सिब योजना आपकी टोटल 25 है। और इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे क्वेश्चनों में एमसीक्यू के अंदर। क्या परिवर्तन करेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने देखा आपके जमादार के पेपर में, जमादार के पेपर में क्या हुआ, इन योजनाओं का क्रम पूछा गया था दोस्तों। और क्रम भी दोस्तों 4 योजनाएं आई थी आपकी। ठीक है, और इन 4 योजनाओं का प्रारंभिक क्रम पूछा गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप में डाला था जमादार का पेपर है, तो मैंने बोला था कि इसके अंदर योजनाओं के 18 क्वेश्चन आए थे। आप कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों, आपके 18 क्वेश्चन आए थे और क्रम पूछा गया था दोस्तों। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब जो हमारी क्लास आएगी अपनी जमादारी की, जमादारी क्या, जन कल्याणकारी योजनाओं फ्लेक्सिब योजनाओं कल अपनी क्लास आएगी, उसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, हम एमसीक्यू के आधार पर करेंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी दोस्तों, यदि आपने पेपर का विश्लेषण किया है तो इसमें कॉमन बात क्या थी दोस्तों, यदि 18 क्वेश्चनों के अंदर यदि आपको एक योजना का भी वर्ष पता है, एक योजना का भी यदि प्रारंभिक वर्ष पड़ता है, यानी प्रारंभ कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, ये पता था, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट वाले क्वेश्चन थे सारे, और कोर्ट वाले क्वेश्चन आराम से ऑप्शन कट रहे थे, आराम से ऑप्शन कट रहे थे। क्योंकि मैंने तो पूरा एनालिसिस किया था और आपको भी बोला था कि रीट वाले दोस्त इसको देख लेना, क्योंकि आपकी योजनाएं टॉपिक है, ऐसा लिखे मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये पेपर डाला था। तो हो सकते हैं नहीं देखा है तो आप अभी पहले पेपर देख लेना, अभी भी 10 दिन आपके पास शेष है, किस प्रकार आपका पैटर्न चेंज हुआ है वो देख लेना। और साइंस वाला और मैथ वाले दोस्त है ना, साइंस मैथ वाले, वो भी मैथ वाले क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि मैथ का भी पैटर्न चेंज किया है आपका। मैथ का भी पैटर्न चेंज किया कौन से पेपर में, जमादार के पेपर में। ठीक है, और आपके आलोक राज ने पहले बोला था कि जमादार और रीट के पेपर से हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे, एक इंटरव्यू के माध्यम से बोला था, जैसा कि आप सबने देखा भी होगा पहले, इतने तो अपडेट हो ही आप। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, हो सकता है पता नहीं आपकी भी आ जाए सही। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, मानसिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA के अनुपात से प्राप्त होने वाली संपत्ति को क्या कहा जाता है। भाई मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात से प्राप्त होने वाली संपत्ति को क्या कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, मानसिक आयु कहा जाता है, बुद्धि लब्धि कहा जाता है, या बुद्धि स्तर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका IQ यानी बुद्धि लब्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट लगा के याद कर लेना। यहाँ पर बुद्धि का पहला परीक्षण, बुद्धि का पहला परीक्षण यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कब हुआ था दोस्तों आपके 1905 में। कब हुआ था आपके 1905 में। और किसने किया था दोस्तों आपके अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने साहब। कहाँ के थे अल्फ्रेड बिने साहब आपके फ्रांस के। कहाँ के थे दोस्तों अपने फ्रांस के थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मानसिक आयु का संपर्त्य बिने ने कब दिया था दोस्तों। अल्फ्रेड बिने ने आपके मानसिक आयु का संपर्त्य, मानसिक आयु का संपर्त्य, आयु का संपर्त्य की बात करें दोस्त, ये कब दिया था इन्होंने 1908 के अंदर। कब दिया था दोस्तों 1908 के अंदर दिया था दोस्तों। और दोस्तों इसका अंग्रेजी संस्करण किसने तैयार किया था आपके। अंग्रेजी संस्करण की बात करें, संस्करण तैयार ये किसने किया था दोस्त। ये किया था दोस्तों आपके 1911 के अंदर हेनरी गोडार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछ जाते हैं, फैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। सीधा पूछिए कि बुद्धि परीक्षण क्या था आपके 1905 के अंदर। सर्वप्रथम आपके अल्फ्रेड बिने ने, बिने साहब आपके फ्रांस के थे। मानसिक आयु का संपर्त्य इन्होंने संशोधन किया था 1908 के अंदर। और इसी परीक्षण का आपका अंग्रेजी संस्करण तैयार किया था 1911 के अंदर हेनरी मोदिन ने। किसने किया था दोस्तों आपके हेनरी मोदिन ने किया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ये बुद्धि लब्धि नाम किसने दिया दोस्तों। बुद्धि लब्धि नाम किसने दिया दोस्तों। बुद्धि लब्धि नाम दिया था दोस्तों आपके 1912 के अंदर। 1912 के अंदर किसने दिया था दोस्तों आपके ईस्टर्न ने। किस मोदी ने दिया था आपके ईस्टर्न मोदी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड की बिने बुद्धि मापने के अनुसार बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना किस सूत्र से की जाती है। आईक्यू बराबर सी ए अपॉन एम ए इंटू सो, आईक्यू बराबर एम ए इंटू सी ए, आईक्यू बराबर एम ए इंटू एम ए अपॉन सी ए इंटू सो, आईक्यू बराबर एम ए माइनस सी ए इंटू सो। तो दोस्तों आपके आईक्यू है, इसका फॉर्मूला आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू सो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। रेट 2022 में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सूत्र किसने दिया था दोस्तों आपके, ये सूत्र दिया किसने था, ये सूत्र दिया था आपके टर्मन मोदिन ने। किसने दिया था आपके टर्मन मोदिन दिया था। कब 1916 के अंदर। कब दिया था दोस्तों आपके 1916 के अंदर दिया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये लो, टर्मन मेरिल बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के अनुसार 90 से 109 आईक्यू वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं। 90 से 109 वाले व्यक्ति आईक्यू वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं। सामान्य बुद्धि से ऊपर, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि से नीचे। भाई जिनका आईक्यू है आपका 90 से 109 के बीच है तो दोस्तों वे सामान्य बुद्धि के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रीट 2022 में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका। देखो सामान्य बुद्धि से ऊपर तो आईक्यू कितना होगा दोस्तों सामान्य बुद्धि से ऊपर वाले का 110 से 119, 110 से 119। तीव्र बुद्धि की बात करें तो 120 से 129 के बीच, 129 से 120 से 129 के बीच आईक्यू होगा आपका। वो वाला कैसा होगा तीव्र बुद्धि वाला। सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि से नीचे दोस्तों आपकी 80 से 89 आईक्यू वाला व्यक्ति। ये किसका वर्गीकरण था आपका टर्मन मेरिल बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। जड़ बुद्धि वाला पूछा गया आपका, जड़ बुद्धि पूछे तो इसका आईक्यू होगा आपका 0 से 24। ठीक है, आईक्यू लिख देता हूँ जड़ बुद्धि वाला। और मूड बुद्धि वाला इसका आईक्यू होगा दोस्तों आपके 25 से 49। और मूर्ख की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ही साथ साथ। तो मूर्ख का आईक्यू कितना होगा दोस्तों आपके 50 से 69 आईक्यू वाला व्यक्ति होगा, वो क्या होगा आपका मूर्ख व्यक्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी की सारणी के अनुसार 90 से 109 बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं। उच्च औसत, औसत, निम्न औसत, सीमावर्ती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बताओ भाई औसत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करें उच्च औसत, उच्च औसत की बात करें तो आपके 110 से 119 के बीच, 110 से 119 आईक्यू है, वो क्या आते हैं आपके उच्च औसत में आते हैं। ठीक है, और आपकी बात करें उच्च औसत वाली बात करें, जनसंख्या प्रतिशत कितना है दोस्तों आपके 16.1%। जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो कितना है दोस्तों आपके 16.1।
सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औसत की बात करें दोस्तों, औसत आपके 90 से 109 जो अपना क्वेश्चन पूछा गया 109 IQ वाले। और जनसंख्या प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो 50% जनसंख्या वो आपकी कैसी आपकी औसत IQ वाली जनसंख्या भारत के अंदर। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका कौन सा, आपका निम्न औसत। तो निम्न औसत की बात करें दोस्तों आपकी, तो 80 से 89 IQ वाले, 80 से 89 IQ वाले निम्न औसत वाले आते हैं। और इनकी जनसंख्या कितना प्रतिशत है दोस्त, आपकी जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 16.1%। ठीक है। सीमावर्ती की बात करें दोस्तों आपकी, जिनका IQ आपकी 70 से 79, जिनका IQ क्या आपका 70 से 79। और बात जनसंख्या की बात करें दोस्तों, जनसंख्या प्रतिशत की बात करें आपकी, तो कितने प्रतिशत पर आपके 6.7% है, जो आपके सीमावर्ती IQ वाले व्यक्ति हैं NCERT के अनुसार। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ज़्यादातर तो आपके IQ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके पीछे टर्बन मेरिल स्केल और आपका NCERT स्केल। तो औसत वाला बहुत बार पूछा गया आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्त, और वैसे ही पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित व्यक्तिगत वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आता है। वाचिक या शाब्दिक बुद्धि लब्धि की परीक्षण श्रेणी में आता है दोस्तों आपका पोर्टियस बुलबुल परीक्षण, पिंटनर पेटरसन क्रियात्मक परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिन्य परीक्षण, मेरियन पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। तो हमें कौन सा पूछा दोस्तों आपके वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड बिन्य परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर फिर पोर्टियस बुलबुल परीक्षण और पिंटनर पेटरसन क्रियात्मक परीक्षण और मेरियन पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये परीक्षण कौन से हैं दोस्तों आपके, तीनों के तीनों परीक्षणों की बात करें तो ये कैसे परीक्षण है दोस्तों आपके अवाचिक और अशाब्दिक परीक्षण पूछे जाते हैं सीधे सीधे, अवाचिक या अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम और बात करें शाब्दिक परीक्षण की, और कौन से आपके जैसे शाब्दिक या वाचिक परीक्षण की बात करें दोस्त, थोड़ा से लिख देता हूँ मैं, वाचिक परीक्षण की बात करें दोस्त कौन कौन से हैं, जैसे एक तो आपका स्टैनफोर्ड बिन्य परीक्षण हो गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों जैसे आपका हो गया गोडार्ड का परीक्षण, गोडार्ड का परीक्षण, ये भी कैसा दोस्तों आपकी शाब्दिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण आपका शाब्दिक परीक्षण है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जैसे आपका टर्मन मेरिल स्केल का हिंदी परीक्षण, टर्मन मेरिल स्केल का हिंदी परीक्षण, ये भी कैसा परीक्षण है दोस्तों आपके शाब्दिक परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म व्यक्तिगत अवाचिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। बताओ भाई, बिन्ने साइमन ये वाचिक परीक्षण है, टर्मन मेरिल शाब्दिक परीक्षण, पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण है कैसा आपका अवाचिक परीक्षण है, अभी देखा हमने पीछे क्वेश्चन में, गोडार्ड शाब्दिक परीक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अलेक्जेंडर परीक्षण माला में सम्मिलित है। अलेक्जेंडर परीक्षण माला में सम्मिलित है, कौन सा परीक्षण है दोस्तों आपके, बताओ भाई कौन सा परीक्षण है जो आपके अलेक्जेंडर परीक्षण माला में सम्मिलित है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, चित्र निर्माण परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 4 है दोस्त, ये कौन से परीक्षण की बात करते हैं दोस्तों आपके भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के में शामिल है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अलेक्जेंडर परीक्षण माला के अंदर, एक तो हो गया आपका कौन सा क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, और इसके अलावा एक और है दोस्तों आपका कौन सा आपका बता भाई कोहेस ब्लॉक डिजाइन, कोहेस ब्लॉक डिजाइन। तो 2 परीक्षण है किसके अंदर शामिल है दोस्तों आपके अलेक्जेंडर परीक्षण माला के अंदर शामिल है। इसके अलावा एक और है आपका, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका दोस्तों पास अलोंग टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट।
यानी 3 टेस्ट है वो कौन से परीक्षण में शामिल है दोस्तों? आपके अलेक्जेंडर परीक्षण मालूम सम्मिलित है, और पैटर्न रैंक टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्त निर्माण परीक्षण ये भाटिया क्रियात्मक परीक्षण में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, देखो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण 1955 में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि का कैसा परीक्षण है दोस्तों? आपके निष्पादन परीक्षण है, बिल्कुल राइट। इसमें केवल वाचिक परीक्षण सम्मिलित है भाई, इसमें केवल वाचिक परीक्षण सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आपके अवाचिक परीक्षण भी सम्मिलित है। कौन से? आपके अवाचिक यानी अशाब्दिक परीक्षण भी सम्मिलित है, भी सम्मिलित है। तो सही विकल्प की बात करें केवल एक कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाचिक और अवाचिक हमने पीछे देखा था अभी कौन कौन से, जैसे आपके बिन्ने साइमन परीक्षण, ठीक है, गोडार्ड परीक्षण, टर्मन स्टैनफोर्ड बिन्ने टेस्ट, ये तो कैसे थे आपके वाचिक। इसके अलावा दोस्तों आपके पोर्टियस बुलेया परीक्षण, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये कैसे आपकी अवाचिक है। चित्र निर्माण और चित्र पूर्ति परीक्षण, ये कैसे आपके अवाचिक परीक्षण है। तो दोनों आपके शामिल होते हैं किसमें? भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के अंदर, केवल आपके वाचिक परीक्षण शामिल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन सा सामूहिक वाचिक या शाब्दिक परीक्षण है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्मी बेटा परीक्षण, केटल का कल्चर फेयर टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सामूहिक वाचिक शाब्दिक परीक्षण में शामिल है दोस्त। बाकी ये आपके आर्मी बीटा परीक्षण, केटल कल्चर फेयर टेस्ट और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये किसमें शामिल है दोस्तों? आपके बताओ भाई। ये है आपके सामूहिक अवाचिक या अशाब्दिक परीक्षण में, सामूहिक अवाचिक या अशाब्दिक परीक्षण। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे गए आपके अशाब्दिक परीक्षण, और यहाँ से बार बार पूछा भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके सामूहिक वाचिक शाब्दिक परीक्षण में बात करें अन्य, जैसे आपके दूसरा एक आ जाएगा आपका नौसेना वर्गीकरण, नौसेना का वर्गीकरण, ये भी किस में आ जाएगा? आपका सामूहिक वाचिक शाब्दिक परीक्षण में आ जाएगा। इसके अलावा आपका सैन्य सामान्य वर्गीकरण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, ये भी किस में आ जाएगा दोस्तों? आपके सामूहिक वाचिक शाब्दिक परीक्षण के अंदर। इसके अलावा आर्मी अल्फा परीक्षण में किस में आ जाएगा? आपका सामूहिक वाचिक परीक्षण के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, बच्चों के लिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज तथा वयस्कों के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज किसके द्वारा विकसित परीक्षण है? भाटिया द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, केटल द्वारा, रेवेन द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका? बताओ भाई। रेवेन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा सीधा आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्त। बच्चों के लिए जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज तथा वयस्कों के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? आपकी रेवेन द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाटिया परीक्षण किया गया था आपकी 1955 के अंदर। अभी हमने पीछे देखे, अलेक्जेंडर देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, सहयोगों को प्रत्यक्ष करने, उन्हें समझने, नियंत्रित करने तथा चिंतन व बौद्धिक विकास में उपयोग करने की क्षमता किसके द्वारा दी गई सहयोगात्मक बुद्धि की परिभाषा है दोस्तों? आपकी डेनियल गोलमेल की परिभाषा है, हावर्ड गार्डनर की परिभाषा है, सेलोवी और मेयर की परिभाषा है, थर्नडाइक की परिभाषा है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी आपके सेलोवी व मेयर ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बुद्धि को केवल संज्ञानात्मक क्षमता से आगे बढ़ाकर सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है दोस्तों आपकी। बुद्धि को केवल संज्ञानात्मक क्षमता से आगे बढ़ाकर सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? हावर्ड गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने, स्टर्नबर्ग ने या गोलमैन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रिचापी सिद्धांत, यानी स्टर्नबर्ग है, इनका सिद्धांत क्या था दोस्तों? आपके त्रिचापी सिद्धांत था। तो स्टर्नबर्ग के त्रिचापी सिद्धांत में वह कौन सी बुद्धि है जो दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की क्षमता को दर्शाती है? दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की क्षमता को दर्शाती है। घटकीय बुद्धि, अनुभवनात्मक बुद्धि,
सांदर्भिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। तो सृजनात्मक बुद्धि तो इनका था ही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सांदर्भिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, कल भी हमने बताया था। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक एवं अंतरावैयक्तिक बुद्धि मुख्यतः किस पक्ष से संबंधित है? मुख्यतः किस पक्ष से संबंधित है दोस्तों? आपके भाषाई पक्ष से, संवेगात्मक या सामाजिक पक्ष से, गणितीय पक्ष से, जैविक पक्ष से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका संवेगात्मक सामाजिक पक्ष से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है दोस्तों आपका। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक एवं अंतरावैयक्तिक बुद्धि मुख्यतः किस पक्ष से संबंधित है? तो संवेगात्मक सामाजिक पक्ष से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रति सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? संवेगात्मक बुद्धि का संप्रति सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1985 के अंदर, 1990 के अंदर, 1995 के अंदर, 1993 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके 1990 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने विकसित किया था दोस्तों आपके? ये किया था दोस्तों आपके 1990 के अंदर जॉन मेयर व आपके पीटर बी सेलोनी ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि का संप्रति सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1990 के अंदर। किसके द्वारा? जॉन मेयर व पीटर बी सेलोनी के द्वारा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैश्विक ख्याति का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? 1995 में इसकी वैश्विक ख्याति प्राप्त की थी इसने। वैश्विक ख्याति की बात करें दोस्तों, ख्याति का सर्वे, थोड़ा से लिख देता हूँ मैं, वैश्विक ख्याति का सर्वे किसको दिया जाता है दोस्तों? आपके डेनियल गोलमैन। कब किया था इन्होंने? 1995 के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया था। तो ऑप्शन नंबर सर्वप्रथम की बात करें तो 1990 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि 1995 में इनकी बुक आई थी दोस्तों, और उस बुक का नाम क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस बाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों आपकी वैश्विक पहचान मिली। इसमें क्या मिली? इस संवेगात्मक बुद्धि को वैश्विक पहचान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस वे इट कैन मैटर मोर देन IQ पुस्तक के लेखक कौन है? आगे दोस्तों डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आई थी ये पुस्तक? 1995 के अंदर। आज हर पॉइंट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंदर आज GST के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मेयर एवं सेलोवी ने 1997 में संवेगात्मक बुद्धि की संशोधित परिभाषा किस पुस्तक में प्रस्तुत की? वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस में, फ्रेम्स ऑफ माइंड में, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस रिफेरमेंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि का, बात करें कितना परसेंट है दोस्तों आपके? 80%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि का योगदान कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? बुद्धि लब्धि का योगदान हो जाएगा आपका 20%। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो संवेगात्मक बुद्धि से जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवाए। ठीक है, जितने इसमें जो GST है इसके अंदर जितनी लाइनें दी हुई है
कौन दिए हुए, सारे के सारे पूछे जा चुके थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो सहयोगात्मक बुद्धि घटक का क्वेश्चन आएगा, ये लो। सेलोवी एवं मेयर द्वारा प्रतिपादित सहयोगात्मक बुद्धि के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, जो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ना, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके। तो सेलोवी एवं मेयर द्वारा प्रतिपादित, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सहयोगात्मक बुद्धि के घटक है ये किसने दिए थे दोस्तों, वो दिए थे आपके सेलोवी व मेयर ने, सेलोवी व मेयर ने दिए थे। कितने घटक दिए थे, कुल घटक की बात करें तो कुल कितने दिए थे दोस्तों, आपके 4 बताए थे। और हमें कौन सा नहीं है इसमें, तो ये पूछा है दोस्तों संयोगों का प्रत्यक्षीकरण, तो संयोगों का प्रत्यक्षीकरण ये घटक है, पहला घटक हो जाएगा। संयोगों को समझना दूसरा घटक हो जाएगा, बिल्कुल राइट। संयोगों का प्रबंधन तीसरा घटक हो जाएगा, बिल्कुल राइट। लेकिन संयोगों का दमन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर दोस्तों चौथा कौन सा है घटक, चौथा तो दोस्तों आपके संयोगों का उपयोग, संयोगों का उपयोग दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीधा पूछे घटक कितने थे कुल, तो 4 थे। कौन कौन से आपके, प्रत्यक्षीकरण, समझना, प्रबंधन और उपयोग, किसने दिए थे, सेलोवी एवं मेयर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका इनमें सम्मिलित नहीं है, दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेनियल गोलमैन द्वारा वर्णित सहयोगात्मक बुद्धि के 5 तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अब देखो जो डेनियल गोलमैन है द्वारा वर्णित सहयोगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए, 5 तत्व बताए थे दोस्त, इसमें कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो कुल की बात करें तो कुल कितने बताए आपके, कुल इन्होंने 5 तत्व बताए। कुल तत्व की बात करें तो कितने बताए आपके, 5 बताए। जिनसे पहला था आपका दोस्तों आपके आत्म जागृति, कौन सा आपका आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आ सकता है दोस्तों, आपके इंग्लिश में भी आ सकता है। दूसरा था आत्म नियंत्रण आ सकता है या आत्म नियमन आ सकता है, नियमन। तो ये आपके दूसरा हो गया। पहला हो गया 5 तत्वों के अंदर प्रानुभूति या समानुभूति, इम्पैथी, तो यह जगह आपका तीसरा। तर्कात्मक बुद्धि आपका इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 हो गया आपके। चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा आ जाएगा, चौथा तत्व है। और 5वां तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल। तो ये थे दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके सहयोगात्मक बुद्धि के, बहुत ही शानदार तरीके से हमने किया और बुद्धि यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। तो बुद्धि के ये लास्ट यहाँ से सहयोगात्मक बुद्धि से बहुत जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आज आपको करवाए गए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जो बताना, और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, टेलीग्राम को भी शेयर कर देना साथ साथ। आप देखो बात करते हैं समायोजन के क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये देखिए क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या आपका देखो दोस्तों, गेट्स व जेयरशील्ड के अनुसार समायोजन से तात्पर्य है, समायोजन क्या इनके इन दोनों के अनुसार केवल वातावरण को बदलने की प्रक्रिया है, नहीं दोस्त। व्यक्ति द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कर स्वयं व वातावरण के बीच मधुर संबंध स्थापित करना ही क्या है, आपका समायोजन कहलाता है दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों, आपके गेट्स व जेयरशील्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई किसी समायोजन की परिभाषा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मनोविज्ञान में द्वंद्व या विरोधाभास से तात्पर्य, मनोविज्ञान में द्वंद्व या विरोधाभास से तात्पर्य क्या है दोस्त। दो समान इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न सुखद अवस्था, परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न पीड़ादायक सहयोगात्मक तनाव, बाह्य वातावरण से उत्पन्न शारीरिक थकान, केवल सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न तनाव। तो मनोविज्ञान में द्वंद्व या विरोधाभास से तात्पर्य दोस्तों क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न पीड़ादायक सहयोगात्मक तनाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर बात करते हैं तीन प्रकार से बांटा गया था द्वंद्व को। द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपके टाइप की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के हमने देखे। कौन कौन से देखा, देखो पहला देखा हमने ग्राह्य द्वंद्व देखा हमने, ठीक है। दूसरा द्वंद्व देखा दोस्तों हमने परिहार द्वंद्व, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका। तीसरा द्वंद्व देखा दोस्तों हमने ग्राह्य परिहार द्वंद्व। ये 3 आपके कौन से आपके द्वंद्व के टाइप पे कितने प्रकार के देखे थे हमने, 3 प्रकार के, ये तीनों आपको यहाँ पर है।
आप देखो इन तीनों टाइपों से के क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर आपके, जो जितने पूछे गए 3 क्वेश्चन वो सारे लिए मैंने आज। देखो, एक बालक के सामने अपनी पसंद के दो सुखद एक बालक के सामने अपनी पसंद के दो सुखद गतिविधियों हो और उनमें से किसी एक का चयन करना पड़े तो ये स्थिति किस प्रकार के द्वंद्व को दर्शाती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया और आपके टेस्ट में पूछा गया था, कल भी मैंने करवाया आपका टेस्ट के अंदर, ठीक है। कलाम के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये लाइन बनती है आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन सारी प्रीवियस ईयर की है। तो एक बालक के सामने अपनी पसंद की दो सुखद गतिविधियाँ हो और उसे उनमें से किसी एक का चयन करना पड़े तो ये स्थिति किस प्रकार के द्वंद्व को दर्शाती है। पर्याय पर्याय द्वंद्व को, ग्राह्य पर्याय द्वंद्व को, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व को या लक्ष्य द्वंद्व को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर गिरे तो कुआं उधर गिरे तो खाई लोकोक्ति किस प्रकार के द्वंद्व को व्यक्त करती है। भाई इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई लोकोक्ति किस प्रकार के द्वंद्व को व्यक्त करती है। ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व को, पर्याय पर्याय द्वंद्व को, ग्राह्य पर्याय द्वंद्व को, आंतरिक द्वंद्व को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके, बताओ भाई। तो ये आपके पर्याय पर्याय द्वंद्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके, कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाना चाहता है, कोई व्यक्ति है वो किसी लक्ष्य को पाना चाहता है लेकिन उसी लक्ष्य में जुड़े नकारात्मक परिणामों के कारण वह संकोच भी करता है। तो इस प्रकार का द्वंद्व क्या है, यानी सकारात्मक सोचता है और नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचता है। तो किस प्रकार का द्वंद्व है, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व है, पर्याय पर्याय द्वंद्व है, ग्राह्य और पर्याय दोनों द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों से तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बनते हैं यहाँ पर आपको करवाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों से क्वेश्चन आ गया आपके। समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधियां हैं वहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए, जितने पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, बिल्कुल। इसे प्रत्यक्ष समायोजन की कौन सी विधि का कहा जाता है, प्रत्यक्ष समायोजन की कौन सी विधि कहा जाता है। अन्य मार्ग को खोजना, बाधा निराकरण, लक्ष्य का प्रतिस्थापन या अवदान प्राप्ति। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपकी, बाधा का निराकरण, यानी वो बाधा को उठा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी असफल लक्ष्य के स्थान पर समान लक्ष्य को अपनाता है, यदि कोई व्यक्ति है किसी असफल लक्ष्य में, मान लीजिए आप किसी के कोई लक्ष्य पर जा रहे हो और उससे इस असफल हो जाते हो उस लक्ष्य के अंदर, तो उस लक्ष्य के स्थान पर समान लक्ष्य को अपनाता है तो यह प्रत्यक्ष समायोजन की कौन सी विधि है। प्रत्यक्ष समायोजन की कौन सी विधि दोस्तों, विश्लेषण एवं निर्णय, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अवदान प्राप्ति या अन्य मार्ग की खोजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बता भाई। दूसरे का लक्ष्य का प्रतिस्थापन, यानी पहले जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आपका लक्ष्य रीट है अभी, ठीक है, ठीक है। और अभी आपको ये जब पेपर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हमें इस दौड़ के अंदर नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को एक तरह से असफल के तौर पर मानोगे। तो आप क्या करोगे, सेकंड ग्रेड की ओर रुख कर दोगे, ठीक है। यानी अपने लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर दोगे किसके ऊपर, सेकंड ग्रेड के ऊपर, क्योंकि वो जुलाई के अंदर एग्जाम होने वाली है, ठीक है। रुकोगे थोड़ी, पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना, तो वो ये चीज़ है, इसको समझ सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने में असफल हो और सफलता के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाता है, जब कोई व्यक्ति है किसी लक्ष्य को पाने में असफल हो रहा है और सफलता के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाता है तो इसे प्रत्यक्ष समायोजन की कौन सी विधि कहते हैं। अन्य मार्ग को खोजना या मार्गान्तीकरण विधि, बाधा निराकरण। बाधा निराकरण तो देखो दोस्तों हमने शुरू में देखा, हमने वो तो हो गया अपने, क्योंकि ऐसा लक्ष्य जो व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति अथवा लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध आए उनको व्यक्ति चेतन रूप में बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, वो तो बाधा निराकरण कहलाता है। विश्लेषण निर्णय नहीं दोस्त। लक्ष्य प्रतिस्थापन, लक्ष्य प्रतिस्थापन अभी हमने पिछले देखी, हमने प्रत्यक्ष विधि क्या देखा था, यदि उस लक्ष्य में फेल हो रहा तो वो दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ये विधि देखी थी हमने, नहीं दोस्त। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने में असफल हो और सफलता के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाता है, यानी दूसरा रास्ता अपना लेता है, तो अन्य मार्ग को खोजना या मार्गान्तीकरण। ऑप्शन नंबर 1। यदि आपने विवेक सर की क्लास देखी तो वो एक पेड़ वाला लक्ष्य देते हैं, वो एक गमन पर जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं दोस्त, इस प्रकार से रास्ते में एक पेड़ आ जाता है, गिर जाता है रास्ते में गाड़ी के आगे, तो वो क्या करते हैं, या तो उसको उठा देते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं वो पीछे से जाकर कट मार के दूसरा रास्ता ले लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल की तरह आपको समझा होगा क्लास के अंदर, यदि आपने उनकी क्लास देखी है तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो हर बार यही एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तनावपूर्ण स्थिति में प्रत्येक विकल्प का गहन मूल्यांकन करके उचित निर्णय लेना प्रत्येक समायोजन की किस विधि का उदाहरण है। वह तनावपूर्ण स्थिति है, ठीक है, तनाव में आ रहा है, मैं प्रत्येक विकल्प का गहन मूल्यांकन करके उचित निर्णय लेना प्रत्येक समायोजन की किस विधि का उदाहरण। मान लीजिए पेड़ को गिरा हुआ रास्ते के अंदर आगे से, ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सभी रास्ते सोच लेते हो, जैसे ऊपर की हमने 4 विधियाँ देखी, तो 4 विधियाँ आपने प्रत्येक सोच ली, फिर आपने गहन समायोजन किस विधि का करेगा, अवदान प्राप्ति करेगा, विश्लेषण एवं निर्णय करेगा, बाधा का निराकरण करेगा या लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो विश्लेषण एवं निर्णय करेगा दोस्त, क्या हो जाएगा आपका विश्लेषण एवं निर्णय, और घूमने जाएंगे नहीं, वापस घर आ जाएंगे अपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विश्लेषण एवं निर्णय, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही ऐसे कार्य करता है जिसे उसे समाज की नज़र में देखा जाए और तनाव कम हो। यह प्रत्येक समायोजन कौन सी विधि का उदाहरण है। अवदान प्राप्ति, बाधा निराकरण, अन्य मार्ग को खोजना, विश्लेषण एवं निर्णय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण एवं निर्णय। नहीं, व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही ऐसे कार्य करता है जिसे उसे समाज की नज़र में देखा जाए और तनाव कम हो। यह प्रत्येक समायोजन कौन सी विधि है दोस्त, बताओ भाई। अवदान प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों की बात की हमने, समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, समायोजन की प्रत्यक्ष विधि की बात की। कुल कितनी है दोस्तों आपकी, 5। कुल कितनी है आपकी, 5 है दोस्त। पहली कौन सी है आपकी दोस्तों, पहली है आपकी बाधा निराकरण, पहली कौन सी है आपकी बाधा निराकरण। दूसरी कौन सी है दोस्तों आपकी मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण देखा हमने, यानी कि मार्गांतरीकरण यानी आपके अन्य मार्ग को खोजना, अन्य मार्ग को खोजना, ठीक है दोस्तों। तीसरी विधि कौन सी पढ़ी हमने, तीसरी पढ़ी लक्ष्य का प्रतिस्थापन, कौन सी पढ़ी हमने, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ठीक है दोस्त, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। चौथी हमने पढ़ी विश्लेषण एवं निर्णय, विश्लेषण एवं निर्णय, जो तनाव वाला क्वेश्चन देखा था ना पिछला क्वेश्चन, वो था आपका, ठीक है। तनाव की स्थिति में प्रत्येक स्थिति को भली भांति विश्लेषण करता है, उचित परामर्श के पश्चात ही निर्णय लेता है, ठीक है। और 5वीं विधि दोस्तों ये अपनी होगी आपकी कौन सी, अवदान प्राप्ति, कौन सी होगी अपनी, अवदान प्राप्ति। और 5वीं विधियों से हमने क्या के लिए 5 क्वेश्चन के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन किया। जो कलाम की बुकलेट यानी जीएसटी के अंदर जितने 5 क्वेश्चन दिए हुए थे वो पाँचों आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर कवर करवा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष विधि का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, व्यक्ति के अचेतन मन द्वारा तनाव और दबाव को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली अप्रत्यक्ष विधि जिसे अहम रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है, क्या है दोस्त। अहम रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है, क्या है। प्रत्यक्ष समायोजन है, अहम रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, लक्ष्य प्रतिस्थापन है, मार्गांतरीकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों आपका, अहम रक्षात्मक युक्तियाँ खिलाती है दोस्त, ठीक है। पर्सन से भी समझ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने समायोजन की प्रत्यक्ष विद्या देखी, अप्रत्यक्ष विधि का एग्जाम्पल देख लिया। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि जैसे आपकी दमन हो गई, युक्तिकरण हो गई, इन क्वेश्चनों के आप सवाल करते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्रायड द्वारा बताई गई वह रक्षात्मक युक्ति जिसमें अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों और भावों को अचेतन में धकेल दिया जाता है, क्या कहलाती है। विस्थापन, दमन, प्रतिगमन या पलायन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, दमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह रक्षात्मक युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है, क्या कहलाती है दोस्तों। कल्पना व दिवास्वपन, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, विस्थापन या दमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा युक्तिकरण और औचित्य स्थापन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में गुस्सा होने पर अपने क्रोध को घर जाकर बच्चों पर निकाल देता है तो यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में गुस्सा होने पर अपने क्रोध को घर जाकर बच्चों पर निकाल देता है तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है दोस्त। दमन तो हमने अभी देखा फ्रायड वाला, ठीक है। विस्थापन, प्रतिगमन या पलायन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, विस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वह रक्षात्मक युक्ति जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कुंठाओं की प्राप्ति के लिए कल्पना लोक में एक संसार का निर्माण करता है,
क्या कहलाती है? यानी कल्पना में अपना अलग ही संसार बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? कल्पना दिवस संपन्न। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में से तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से स्वयं को अलग कर लेने और मैदान छोड़ देने की रक्षात्मक युक्ति को क्या कहते हैं? अलग कर लेने और मैदान छोड़ देने की रक्षात्मक युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिगमन, पलायन, दमन, विस्थापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका पलायन, यानी उस जगह को छोड़ देना, भाग जाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। वर्तमान में कठिनाइयों से निजात पाने के लिए व्यक्ति अचेतन अवस्था में विकास क्रम में पीछे लौटता है। वर्तमान में कठिनाइयों से निजात पाने के लिए व्यक्ति अचेतन अवस्था में विकास क्रम में पीछे लौटता है। इसे फ्राइड किस रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत मानते हैं? प्रतिगमन, विस्थापन, युक्तिकरण या कल्पना या दिवस संपन्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्त। प्रतिगमन की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था की ओर लौटता है, क्या कहलाती है? प्रारंभिक अवस्था की, यानी बचपन में चला जाता है। मौखिक स्थिति प्रतिगमन, निद्रा स्थिति प्रतिगमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? निद्रा स्थिति प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक स्थिति प्रतिगमन में तो क्या होता है दोस्तों, जैसे जन्म के बाद आयु स्तर, प्रारंभिक आयु स्तर पर लौटना। ये क्या होता है आपका? जन्म के बाद प्रारंभिक आयु स्तर पर लौटना, स्तर पर लौटना, यह मौखिक प्रतिगमन अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अंगूठा चूसना, आत्म कामुकता का प्रदर्शन करना, ये किसमें आता है आपका? मौखिक स्थिति प्रतिगमन के अंदर आता है। निद्रा स्थिति प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, प्रतिगमन की वह अवस्था जिसमें बच्चा असहायता दिखाकर ध्यान और संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता है, उससे क्या कहते हैं? मौखिक स्थिति प्रतिगमन, गुद्दा स्थिति प्रतिगमन, असहाय स्थिति प्रतिगमन या निद्रा स्थिति प्रतिगमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहाय स्थिति तक प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। वह रक्षात्मक युक्ति जिसमें व्यक्ति अपनी अंतर्निहित अचेतन इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करता है, क्या कहलाती है? वह रक्षात्मक युक्ति जिसमें व्यक्ति अपनी अंतर्निहित अचेतन इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करता है, क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, नकारना या क्षतिपूर्ति। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपकी? प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वास्तविकता को स्वीकार न करके उसे अस्वीकार कर देना किस रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण, नकारना या तदात्मीकरण, उदात्तीकरण। तो ये किसके अंदर आता है दोस्तों आपके? बताओ भाई। तदात्मीकरण के अंदर आता है तो ऑप्शन, या नकारना के अंदर आता है तो नकारना के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी मूल प्रवर्तिक इच्छाओं को समाज से स्वीकृत दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण या क्षतिपूर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। व्यक्ति अपनी मनोवर्ती इच्छा भावनाओं को दूसरों के सिर मढ़ देता है, इसे किस रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत रखा जाए? प्रक्षेपण, तदात्मीकरण, निरसन, प्रतिक्रिया निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के अनुरूप ढाल लेना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के अनुरूप ढाल देना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तदात्मीकरण, क्षतिपूर्ति, नकारना या प्रक्षेपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करने की कमी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निरसन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं दोस्तों आपके? क्षतिपूर्ति कहते हैं। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों आज हमने। किए गए कार्य के प्रभाव को कम करने या शुद्ध करने की रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? कि जो किया गया कार्य है उसके प्रभाव कम करने या शुद्ध करने की रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? प्रक्षेपण, निरसन, तदात्मीकरण, उदात्तीकरण। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? निरसन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह रक्षात्मक युक्ति जिसमें दबे हुए भाव, आवेग या विचार अचानक हिंसात्मक रूप से व्यक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतर्वेशन, एक्टिंग आउट, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका?
बताओ भाई, एक्टिंग आउट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त आपका, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को अपने व्यवहार में अपनाकर किसी दूसरे व्यक्ति, यानी अन्य व्यक्ति दूसरा हो गया, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को अपने व्यवहार में अपनाकर सामाजिक कष्ट या अलगाव से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्वेक्षण या अंतःसेपन, निरसन, प्रतिक्रिया, निर्माण, क्षतिपूर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अंतर्वेक्षण या अंतःसेपन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों सारे के सारे आपकी इच्छाओं से अप्रत्यक्ष इच्छाओं की बात करें, आपकी युक्तियों के क्वेश्चन आ गए। आपकी प्रत्यक्ष विधि देखी हमने, समायोजन की, समायोजन देखा। अब बात करते हैं दोस्तों हम बालक की तरफ बढ़ते हैं ना। तो आज बालक की क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम। उस बालक को क्या कहा जाता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उस बालक को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कैसा क्वेश्चन आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड की सामान्य विशेषताओं में कौन कौन सी शामिल है? भाई प्रतिभाशाली की विशेषताओं की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है प्रतिभाशाली बालक से। उच्च बुद्धि लब्धि और टीम भावना होती है, बिल्कुल राइट। विषय का गहन ज्ञान और सीखने की ललक होती है आपकी प्रतिभाशाली बालकों के अंदर, बिल्कुल सत्य बात है। नेतृत्व क्षमता और अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता भी किसमें होती है? आपकी प्रतिभाशाली बालक में होती है। तो सभी विशेषताएं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य उचित है? यानी यहाँ से भी उचित कार्य से क्वेश्चन बनता है आपका। तो व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं का आयोजन, नेतृत्व प्रशिक्षण, पर्याप्त गृह कार्य, उत्तरदायित्व सौंपना व प्रोत्साहित करना, पृथक शैक्षणिक संस्थान, छात्रवृत्ति, पर्याप्त गृह कार्य, विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन एवं पुस्तकालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम में संवर्धन, योग्य एवं प्रभावी शिक्षक द्वारा अध्यापन, व्यक्तिगत अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो सारे के सारे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी विशेषताओं से। तो देखिए अपना प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न अपना, प्रभावशाली बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके उपयोग किए जा सकते हैं? देखो विशिष्ट विशेषताओं को जांच कर, बिल्कुल। माता पिता, मित्रों व शिक्षकों का मत याद कर, बिल्कुल राइट। पिछले कक्षाओं में प्राप्तांक के आधार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सृजनात्मकता शब्द का अर्थ क्या है और ये किस भाषा से लिया गया है? अस्तित्व में लाना और लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सृजनात्मक बालक से हम बात करते हैं, विशिष्ट बालक हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक। अब अपना सृजनात्मक बालक का अपना क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो ब्रुनर के अनुसार सृजनात्मकता के कौन से 3 मुख्य पक्ष है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से 3 मुख्य पक्ष है दोस्तों? बताओ। नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता। कल्पना, नवीनता, प्रयोग, मौलिकता, सीखने की रुचि, आश्चर्य, आविष्कार, प्रयोग, कौशल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन कौन सी सही है? प्रतिभाशाली बालक है, उनकी विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन कौन सी सही है? देखो प्रतिभाशाली क्या बालक होता है दोस्तों? आपकी खोजी होता है, अन्वेषी होता है, जिज्ञासु होता है और साहसी प्रवृत्ति का होता है, बिल्कुल राइट। आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बालक होता है प्रतिभाशाली बालक, बिल्कुल राइट। उपलब्धि, अभिप्रेरण व महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर होता है प्रतिभाशाली बालकों के अंदर, बिल्कुल राइट। स्वच्छंद प्रकृति के बालक होती है प्रतिभाशाली, बिल्कुल राइट। तो चारों आपकी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। तो राइट आंसर आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, बौद्धिक प्रतिकृति सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक बालक में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है दोस्त? बता भाई। विचार युक्त प्रवाह, आकस्मिक लचीलापन पाया जाता है, शास्त्रीय प्रवाह, युवा मौलिकता पाई जाती है। तो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निरंकुशता का खंडन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? निरंकुशता का खंडन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है आपका? रचनात्मक योग्यता निरंकुश व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होती। जितनी अधिक निरंकुश अव्यवस्था है उतनी कम रचनात्मक योग्यता होती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विषम लिंगीय प्रेम सिद्धांत किस उम्र में सृजनात्मकता को प्रभावित करता है? बच्चों का विषम लिंगीय प्रेम सिद्धांत किस उम्र में सृजनात्मकता को प्रभावित करता है? जन्म से 3 वर्ष में, 4 से 7 वर्ष में, 8 से 12 वर्ष में, किशोरावस्था में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 4 से 7 वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता को विकसित करने के लिए कौन सा उपाय सही है? सृजनशीलता को विकसित करने के लिए कौन सा उपाय सही है? केवल मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, बिल्कुल। केवल प्रतिफल का विचार, अपसारी चिंतन पर बल, और मौलिकता का स्पष्टीकरण और कल्पनाशीलता का विकास, बिल्कुल उपरोक्त सभी उपाय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मंदबुद्धि बालक से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमने सृजनात्मक बालक भी देख लिया। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए एमसीक्यू के माध्यम से, जो बुकलेट के अंदर, जीएसटी बुकलेट के अंदर दिया हुआ मैटर वो सारा आपको करवा दिया गया। मंदबुद्धि बालक किस श्रेणी में आते हैं? मंदबुद्धि बालक किस श्रेणी में आते हैं? आपकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 वाले, बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम वाले, बुद्धि लब्धि 110 से 119 वाले बालक, बुद्धि लब्धि 120 से 129 वाले बालक। तो दोस्तों आपकी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से या उससे कम है वो किस में आते हैं? आपके मंद बुद्धि बालक में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन भी आपके रीट 2022 में पूछा गया था। रीट 2022 में पूछा गया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर के बालक साधारण मानसिक दुर्बलता में आते हैं? 50 से 70, 35 से 50, 20 से 35, 20 से कम। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 50 से 70। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 से 50 की बात करें तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों आपके औसत मानसिक दुर्बलता वाले बालक, मानसिक दुर्बलता वाले बालक। 20 से 35 की बात करें यहाँ पर गंभीर मानसिक दुर्बलता वाले बालक आ जाते हैं, गंभीर मानसिक दुर्बलता वाले बालक। और 20 से कम की बात करें तो अति गंभीर या गहन दुर्बलता वाले बालक। दुर्बलता वाले किस्म आते हैं आपके जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बालक। आप देखो मंद बुद्धि बालक से बाद में अगला बालक आता है आपका पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं भाई? पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? वह बालक जो अपनी कक्षा के स्तर से ऊपर कार्य करता नहीं, वो तो प्रतिभाशाली बालक हो गया। वह बालक जो अपनी कक्षा स्तर से के अनुसार काम करता है, नहीं। वह बालक जो अपनी कक्षा के स्तर से नीचे कार्य करता है वो क्या कहलाता है? आपका पिछड़ा बालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की शिक्षा में कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? पिछड़े बालकों की शिक्षा में कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? विशेष पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग, बिल्कुल। पिछड़े कारणों का निदान और उपचार करना, बिल्कुल। योग्य अध्यापक एवं व्यक्तिगत ध्यान देना, बिल्कुल। तो तीनों उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रूप से वंचित बालक के संबंध में गलत है? वंचित बालक के संबंध में गलत है। देखो, बालक की आवश्यकता व अन्य विद्यार्थियों की तुलना में पूरी नहीं होती, ठीक है, वंचित बालक की, बिल्कुल राइट। बालक को सीखने और सृजनशीलता के प्राप्त अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बालक को सीखने और सृजनशीलता के प्राप्त अवसर प्राप्त नहीं होते हैं वंचित बालक को, ये तो कमी हो गई आपकी, गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ सकता है, वंचित बालक को करना पड़ सकता है। बालक को प्रेरणा और व्यापक अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंचित बालक की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकलांग बालक की परिभाषा के अनुसार सही नहीं है? विकलांग बालक की परिभाषा के अनुसार सही नहीं है दोस्तों आपका, कौन सा सही नहीं है? वह बालक जिसमें शारीरिक दोष के कारण सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में बाधा आती है, ये क्या कहलाता है आपका? विकलांग बालक, बिल्कुल राइट। विकलांग बालक हमेशा मंद बुद्धि वाला बालक होता है, यह गलत हो जाएगा दोस्त। विकलांग बालक हमेशा मंद बुद्धि बालक वाला नहीं भी हो सकता, विकलांग बालक प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। बाकी करो के अनुसार शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बालक विकलांग कहलाता है, बिल्कुल राइट। ये परिभाषा बहुत बार पूछी जा चुकी है। ऐसे बालक जिन्हें सीमित रूप से भाग लेने में कठिनाई होती है, ये भी आपकी विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विकलांग बालकों को शिक्षा देने के लिए किस प्रावधान की आवश्यकता है? विकलांग बालकों को शिक्षा देने के लिए किस प्रावधान की आवश्यकता है? कक्ष में रैंप या विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, निदान एवं उपचार की व्यवस्था करना, नहीं। उन्हें पूरी तरह से सामान्य कक्षा में छोड़ देना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है वर्तमान समय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से विकलांग बालकों के प्रकारों में सही विकल्प है। जो बालक अपंग होते हैं, अंधे या अर्ध अंधे होते हैं, दोष युक्त वाणी वाले बालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके विकलांग बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपराधी बालक किस प्रकार के व्यवहार वाला बालक होता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई। अपराधी बालक से भी क्वेश्चन बहुत बार आया आपका। अपराधी बालक किस प्रकार के व्यवहार वाला बालक होता है? सामाजिक आर्थिक नैतिक और शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक नैतिक या शैक्षिक नियमों का उल्लंघन करने वाला बालक क्या कहलाता है? आपका अपराधी बालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। बाल अपराधी बनने के कारणों में कौन कौन शामिल है? बाल अपराधी बनने के कारणों में कौन कौन शामिल है? जैविक और पर्यावरणीय कारक दोनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कारक भी शामिल है और पर्यावरणीय कारक भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बाल अपराधियों के सुधार के लिए किस विधि का प्रयोग करके बाल अपराधियों के सुधार के लिए किस विधि का प्रयोग उनके अपराध करने के बाद किया जाता है? निरोधात्मक विधि का, उपचारात्मक विधि का, केवल शिक्षा, केवल सामाजिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यह आपके अधिनियम में आने वाली कठिनाइयों के क्वेश्चन आगे सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। अब आपकी कम से कम 11-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके अधिनियम की कठिनाइयों के कारण आते हैं। 11-12 पॉइंट दे रखे हैं और 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार के अधिगम की निरोग्यता है? लेखन संबंधी कठिनाई है, गणित समझने में कठिनाई है, पढ़ने में कठिनाई है, मांस पेशियों में समन्वय की कमी है? तो डिसलेक्सिया की बात करें दोस्तों तो आपके पढ़ने की कठिनाई को क्या कहते हैं? आपके डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? पढ़ाई से है, लेखन से है, गणित से है, सामाजिक विवाह से है? तो डिस्ग्राफिया की बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके। डिसकैलकुलिया किससे प्रभावित करता है? गणितीय सांख्यिकी कौशल को, पढ़ाई को, लेखन को, भाषा को? तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आपकी गणितीय सांख्यिकी कौशल को प्रभावित करता है आपका डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्प्रेक्सिया किस समस्या से जुड़ा हुआ? डिस्प्रेक्सिया किस समस्या से जुड़ा हुआ? आपका मांसपेशियों में समन्वय का अभाव, गणित सीखने में कठिनाई आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा, पढ़ाई में कठिनाई दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका डिसग्राफिया हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई नहीं दोस्त, मांसपेशियों में समन्वय का अभाव डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। संलयनता का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? सामाजिक व्यवहार और संपर्क पर। किस पर पड़ता है? आपका सामाजिक व्यवहार और संपर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? आपके अधिक खाते हैं और वमन करते हैं, खुद को भूखा रखते हैं, गणित में कमजोर रहते हैं, लेखन में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका खुद को भूखा रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुलिमिया का लक्षण क्या है? बुलिमिया का लक्षण क्या है आपका? बताओ भाई। भूख से मरने की प्रवृत्ति नहीं, अनियंत्रित खाना खाने के बाद सब प्रेरित वमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का कारण उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम किस कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? आपके गुणसूत्र 21 में अतिरिक्त जोड़ा, मानसिक तनाव, सामाजिक वंचना या लेखन समस्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गुणसूत्र 21 में अतिरिक्त जोड़ा क्या होता है? आपका डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बिंजे ईटिंग किस प्रकार की समस्या है? आवश्यकता से अधिक लगातार खाने की स्थिति, लेखन में कठिनाई, गणित में कठिनाई, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई? तो दोस्तों आपकी बिंजे ईटिंग है किस प्रकार का है दोस्तों? आपकी बताओ भाई। आवश्यकता से अधिक लगातार खाने की स्थिति। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफेजिया किससे संबंधित है? एफेजिया किससे संबंधित है? बताओ भाई दोस्तों। मांसपेशियों का संवय, भाषा और वाचन का विकार है दोस्तों। आपके भाषा और वाचन का विकार है वो एफेजिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसमोर्फिया में व्यक्ति क्या अनुभव करता है? डिसमोर्फिया में व्यक्ति क्या अनुभव करता है? अपने शरीर के किसी अंग को लेकर हीन भावना, अपने शरीर के किसी अंग को लेकर हीन भावना करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD में बालक क्या अनुभव करता है? बताओ भाई। किसी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना और अत्यधिक सक्रिय होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये दोस्तों थे आपके अधिगम में आने वाली घटनाओं के क्वेश्चन। तो सारे के सारे जितने पॉइंट थे आपके आज क्लास के अंदर हमने, चाहे आपकी बुद्धि लब्धि से लेकर हमने चाहे समायोजन की बात करें, चाहे आपके द्वंद्वों की बात करें, चाहे आपके बालक की बात करें, ठीक है। तो सारे के सारे चाहे क्वेश्चन थे आपके जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करवाए गए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से रिविजन करवाने का प्रयास किया और अंतिम क्वेश्चन जितने आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे आज की क्लास में करवा दिए गए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। और आपकी आज व्याख्या इसलिए कम की है क्योंकि सारे हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन लिया आज। जितने क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए थे तो वो सारे के सारे क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया आपको, ठीक है। पूरे टोटल एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है बुकलेट की। आपके पास बुकलेट है, पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाली हुई है, देखना पढ़ना और फिर एमसीक्यू देखना। तो आप पीडीएफ पढ़ने के बाद एमसीक्यू एनालिसिस कर सकते हैं कि उस पॉइंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ इस क्लास शुरुआत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और कल करेंगे दोस्तों अपन इसी बुकलेट का पार्ट बच के अपना सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर विचार रहेगा योजनाओं का। कल की क्लास अपनी योजनाओं की रहेगी, बहुत ही शानदार करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जमादार पेपर को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी आपका पेपर हुआ है जमादार का, उसका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके आधार पर जिस प्रकार क्वेश्चन आए उसी प्रकार क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।